इस प्यार और आशीर्वाद का आभार व्यक्त करने के लिए, आपका अभिनंदन करने के लिए सम्माननीय डॉक्टर श्रवण जी बराला पधारे और इस अपार जन सैलाब के जनमानस को आप अपनी भावनाओं से अभिव्यक्ति प्रदान करें। एक बार डॉक्टर श्रवण जी बराला के लिए हाथ खड़े करके तालियों की गड़गड़ाहट से जोरदार, पूरा सदन पीछे तक, और अभिनंदन है, स्वागत है, सत्कार है डॉक्टर श्रवण जी बराला। सभी को राम राम सा। सबसे पहले मैं मेरे माता श्रीमती मूंगी देवी और मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री रघुनाथ जी बराला को नमन करना चाहता हूं कि उन्होंने इस धरती पर मेरे को लेके आए। उनको आज हम जिस जगह बैठे हैं, मैं जिस स्थान पे हूं, वो सब मेरे उस माँ बाप का, मेरे पिताजी और मेरी माँ। मेरी माँ का एक अद्भुत सपना था कि बेटा एक दिन चोमू का विधायक भी बने। शायद आपने, ये माँ तो नहीं रही, पर आप जो सामने आ रहे हो आज, जिस तरीके से जन सैलाब है, वो शायद आशीर्वाद मिल रहा है। हमारे संत समाज के, पूरे चोमू और आमेर क्षेत्र के, जिनके तप से हमारे ये क्षेत्र निरंतर विकास के पथ पे चल रहा है, उनसे मैं चरणों में बार बार नमन करके इस चोमू की समृद्धि के लिए कामना करता हूं। मंच पे विराजमान सभी सम्मानित मंच, मेरे सामने बैठे, उनके मैं धैर्य को सलाम करता हूं, स्वागत करता हूं, सैल्यूट करता हूं कि वो 25 साल से मेरे इस राजनीतिक जीवन में मेरे साथ खड़े हैं। इतना बड़ा धैर्य, सभी की सब्र टूट जाती है। तो मेरे सामने बैठे मैं, सब मेरे बड़े बुजुर्ग, सब मेरी माताएं बहनें, और विशेष रूप से आज इस कार्यक्रम को इतना विशाल रूप से बनाने वाले इस चोमू, आमेर और सापरा की युवा शक्ति को मैं सैल्यूट करता हूं, प्रणाम करता हूं। और विशेष रूप से क्योंकि मेरे सभी जो प्यारी बेटियां हैं, बेटे हैं, जो दिन रात मेरे को जिस तरीके से पिछले साल, 1.5 साल में मैं जा रहा हूं, जो बेटे बेटियों को प्यार मिल रहा है, उनको मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। ऐसा ही प्यार स्नेह हमारी बेटियों से मिलते रहे, उनको सबको प्रणाम। मैं मेरे अपने सबसे पहले गणेश जी को नमन करता हूं। मेरे इष्ट भगवान, या हमारे सबके इष्ट भगवान बोले शिव शंकर हमारे इष्ट भगवान है, इसलिए हम भी थोड़े भोले स्वभाव के हैं। भोला हमारा एक स्वाभाविक गुण है, परंतु यदि हमारे से कोई धोखा करे, हमें कोई गुमराह करे, तो हम शिव भक्त हैं। ईंट का जवाब पत्थर से भी देना जानते हैं। मेरा तो शायद जब मैं मां की कोख से पैदा हुआ, तब से मेरी मां की जन्मभूमि नांगल भरड़ा हनुमान जी के मंदिर के वहां से है। तो मेरे को तो बचपन में शायद याद आती है, जब ननियाल रहता था तो हम तो पैदल जाना आना, बालाजी के चढ़ना, ऐसे हमारे असीम बालाजी महाराज की हमारे क्षेत्र पे कृपा बनी रहे। उनको मैं, बालाजी को एक बार साथ साथ नमन करना चाहता हूं। साथ ही साथ हमारे यहाँ के लोक देवता तेजाजी महाराज, भैरू जी महाराज, रामदेव जी महाराज को भी नमन करना चाहता हूं।
और जो हमारे यहाँ श्याम बाबा की नगरी है, पूरे भारत में प्रसिद्ध है, उस बाबा श्याम को भी जयकारों के साथ मैं प्रणाम करना चाहता हूं। और अभी हमारे नौपुरा में गांव में हस्तेड़ा के पास एक पंचमुखी शिव मंदिर, वो भी शायद एक भारत का अद्भुत मंदिर बन रहा है। उस पंचमुखी शिव को भी मैं प्रणाम करता हूं। हमारे देश के युवाओं के मार्गदर्शक स्वामी विवेकानंद जी को भी मैं प्रणाम करता हूं। और हमारे युवाओं के आदर्श शहीद आजम भगत सिंह, जिन्होंने अंग्रेजी हुकूमत को हिला के रख दिया, उनको भी मैं प्रणाम करता हूं। हमारे संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने अपना पूरा जीवन दलित और पिछड़ों के लिए स्वाभिमान और उनके मान के लिए पूरा जीवन कुर्बान कर दिया, ऐसे बाबा साहब को भी मैं नमन करता हूं। हमारी भारतीय राजनीति में निर्विवाद नेता पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने जो एक भारत के गांव शहरों को दिखाई, सबसे पहले प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, चतुष्कोणीय पूरे देश को एक साथ जोड़ने वाला किसान क्रेडिट कार्ड, और उनके एक जो योजना उनके दिमाग में थी, वो शायद हमारे क्षेत्र की आज चाहत बन गई है, नदियों को जोड़ना। ऐसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को भी मैं नमन करता हूं। और डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा, जो गुजरात भूकंप से लेके, मैं एक साधारण डेंटिस्ट के नाते मेरे को घर से उठा के पिताजी को बोला, 3 बेटों को डॉक्टरी करने दे, एक मेरे साथ भेज दे। ऐसे मेरे महान गांवों की और गरीबों की लड़ाई लड़ने वाले डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा साहब, आज आजादी को 70 साल हो गए। सबसे ज्यादा पीड़ा मुझे जब होती है जब मैं गांव की कई बस्तियों में जाता हूं। आज भी एक एक कमरे में, 2-2 कमरे में पूरा परिवार जीवन व्यापन कर रहा है। यह हमारे सोचने का विषय है। हमारे गरीब और मजदूर को भी हमारी सोच है, उसको भी एक जिंदगी जीने की वही अधिकार मिलना चाहिए भारत में जो एक अमीर को मिलता है। दुर्भाग्य, आजादी के बाद हमें भारत सरकार हुए, राजस्थान सरकार है, गरीब मजदूर का सबसे पहले हक होता है उस पे। हमारे खेत को पानी, फसल का पूरा मूल्य, ये किसान के साथ दोनों ही समस्या खड़ी हो गई। यदि देश का किसान खुशहाल है तो पूरा देश खुशहाल है। किसान की कमाई का पैसा हर जगह बढ़ता है, व्यापारी को हो चाहे कोई भी प्रतिष्ठान हो। किसान की पैदा हुई 36 कौम के काम में आती है, और वो जो भी पैदा करता है पूरा 1 साल में उसको व्यापारी और अपने जो भी शादी विवाह उनमें सब जगह खर्च कर देता है। तो इस देश में जो किसान को जो दर्जा मिलना चाहिए, जो उसको फसल का मूल्य मिलना चाहिए, वो उसको नहीं मिल पा रहा। किसान को भी एक उद्योग को, खेती को भी उद्योग को दर्जा दिया जाना चाहिए। आज मैं हमारे क्षेत्र में अभी इसी साल 2 समस्याएं चल रही हैं। एक अभी पाला पड़ा और करीब सरसों और जौ की फसल नष्ट हो गई, परंतु हमारे पटवारियों ने जो गिरदावरी की, उन्होंने पहले तो घर बैठे बैठे अपने ऑफिस में बैठे बैठे गिरदावरी कर देते हैं, कभी खेत में जाते ही नहीं है। और उनका फिर गिरदावरी में जो मुआवजा के लिए, फसल नष्ट के लिए लिखा, वो 20% के लिए लिखा। यदि हमारे किसानों को
सरकार जितनी फसल नष्ट हुई उतना मुआवजा नहीं दिया गया, तो इस क्षेत्र में एक बड़ा आंदोलन भी हम खड़ा करेंगे। ये साफ साफ मेरा आह्वान है। आज चोमू आमेर सापरा क्षेत्र पशुपालन का राजस्थान में सबसे बड़ा केंद्र है, और जो हमारे यहां आधे से ज्यादा लोगों की जीवन चलाने का, जीवन व्यापन करने का साधन पशुपालन है। परंतु आज जिस तरीके से चारे के भाव, दूध का भाव वही है पर चारे के भाव डबल हो गए, बहुत बड़ी उन गृहिणियों में, उन पशुपालक औरतों में, उन आदमियों के साथ क्या गुजर रही है, वो पीड़ा शायद वो ही जानते हैं। और तो और पंजाब से यदि कोई ट्रक चलता है, चोमू पूछते पूछते पुलिस प्रशासन उससे 10, 20, 30 हजार रुपए लूट लेते हैं ऊपर की ऊपर। हम इसके लिए भी राजस्थान सरकार और प्रशासन से यदि समय रहते सुधार नहीं हुआ तो एक बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे। मैं आज हमारा व्यापारी वर्ग की भी चर्चा करना चाहता हूं, क्योंकि आज के टाइम में व्यापारी वर्ग पे भी एक संकट आ रहा है। कॉरपोरेट और ऑनलाइन मार्केटिंग हमारे व्यापारी को खोखला कर रहे हैं, जबकि हमारे जो थड़ी ठेले से लेके बाजार की दुकानों तक यदि सारी परचेजिंग हम खरीदारी ऑनलाइन नहीं करके उस दुकान पे जाके करेंगे तो हमारी क्षेत्र का पैसा हमारे क्षेत्र में रहेगा। तो एक तो मेरा विशेष रिक्वेस्ट है सबसे कि ऑनलाइन का ट्रेंड नहीं डाल के हम हमारे गांव की दुकान से, हमारी शहर की दुकान से ही खरीदें। और भारत सरकार और राजस्थान के सरकार ने इन छोटे व्यापारियों के लिए भी एक ठोस रूपरेखा बना के कार्य करना चाहिए। हम आज सब चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और चोमू क्षेत्र शायद पूरे राजस्थान में नहीं, पूरे भारत में एक मेडिकल सिटी के लिए जाना जाता है। मैं यहां के तमाम चिकित्सक और उससे जुड़े सभी नर्सिंग स्टाफ को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस क्षेत्र का नाम पूरे राजस्थान नहीं अपितु पूरे भारत में रोशन किया। इसलिए मुझे सभी चिकित्सक और चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े स्टाफ को सत सत प्रणाम करता हूं। हमारा ये क्षेत्र शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत जल्दी, पहले कोटा बना, फिर सीकर बना, और यहां के आज बहुत सारे शिक्षण इंस्टीट्यूट और कोचिंग सेंटर जिस तरीके से दिन रात मेहनत कर रहे हैं, आने वाले समय में यदि उनके प्रयास सही रहे तो शिक्षा के नगरी भी ये चोमू क्षेत्र जल्दी ही बनने वाला है। उनको भी मैं सत सत प्रणाम करता हूं। अब इस क्षेत्र का एक बहुत ही विकट समस्या जो आज शायद इस सभ्यता को भी उजाड़ सकती है। हमारे दादाजी को खेत में बहुत अच्छा पानी था, पिताजी ने भी बहुत पानी निकाला। हम अपनी दूसरी पीढ़ी को जो चीज हमें मिली वो अपने अगली पीढ़ी को समर्पण करना भी हमारा जिंदगी में एक काम होता है। परंतु आज हमारी युवा पीढ़ी पानी के लिए एक ऐसी स्थिति बन चुकी है। चोमू आमेर सापरा में 70% खेत आज सूखे पड़े हैं। यदि मैं नदियों की बात करूं, हिंदुस्तान में हरियाणा एक प्रदेश ऐसा था जिसमें कोई नदी नहीं बहती, परंतु आज पूरा हरियाणा नदियों से जुड़ के, नहरों से जुड़ चुका है और पूरे हरियाणा की सिंचाई नहरों से हो रही है।
राजस्थान में एक साइड में चंबल जरूर बहती है, बाकी राजस्थान भी उन्हीं प्रदेशों में है, बाकी पूरे प्रदेशों में नदियां बहती हैं। माननीय अटल बिहारी जी की जो योजना थी नदी जोड़ो, हमारे राजस्थान में सबसे पहले नहरें पश्चिम राजस्थान में आई, अब पूर्वी राजस्थान में भी आ रही हैं। और आज हमारी स्थिति जो ये सिंचित एरिया था, उनके लिए न तो कोई भारत सरकार न कोई राजस्थान सरकार कोई प्लानिंग तैयार कर रही है, कुछ भी नहीं कर रहे। ईआरसीपी में अपना नाम तो आया जयपुर का, परंतु 45 साल बाद एक तीसरी फेज में 15-15 साल के 2 फेज, तीसरी फेज 45 साल के बाद नंबर आएगा, और वो भी केवल पेयजल मिलेगा। आज जो नेपाल से पानी आता है, बिहार में बाढ़ की स्थिति पैदा कर जाता है। यदि उस शारदा नदी का पानी यमुना में डाल के हमारे कोटपुतली, जयपुर जिला, सीकर जिला, नागौर जिला और अजमेर जिले से ये नहरें निकाल दी जाए तो हमारे क्षेत्र की स्थायी समाधान हो सकता है पानी का। हमें इसके लिए ग्राम पंचायती स्तर पे जा जाके ग्राम पंचायत स्तर की नदी जोड़ो कमेटी बनाएंगे और वहां के सरपंच और वार्ड मेंबरों को, ग्राम विकास अधिकारी को वो ज्ञापन देंगे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम। ऐसा ही तहसील स्तर पे कमेटी बनेगी और वो हमारे एसडीएम को ज्ञापन देगी। ऐसे हमारे चोमू, आमेर, सापरा के एक संयुक्त कमेटी बनाएंगे, क्योंकि तीनों विधानसभा एक दूसरे से बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं। वो करके जिला कलेक्टर और जयपुर जिले की पूरी की कमेटी बना के पूरे जयपुर जिले पे एक बड़ा आंदोलन करने की हमें जरूरत है, क्योंकि जब तक हम आंदोलन नहीं करेंगे, जब तक हमारे नहरों का पानी, नदियों का पानी नहीं आ सकता। आज और तो और हम सिंचाई के पानी की बात कर रहे हैं, परंतु पिछले 2-3 साल से पीने के पानी की पूरे चोमू शहर और 70% गांवों में जिस तरीके से त्राहिमाम मच रही है, मैं इस राजस्थान सरकार से मांग करना चाहता हूं कि इसी बजट में बिसिलपुर योजना का पानी चोमू में लाके अभी तुरंत पिए जल की व्यवस्था भी की जाए। इसके लिए भी यदि सरकार ने बजट में घोषणा नहीं की तो हम बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे। अब हमारे किसी भी घर की एक भविष्य होता है, वो युवा होता है, बेटा होता है, बेटी होते हैं। हमारे अभी बेटियों के लिए पहली बात तो सरकारी भर्तियां नहीं निकलती हैं तो घोटाले हो जाते हैं, पर्ची आउट हो जाते हैं और वो 2-2, 4, 5-5 साल तक उनको कोई राह नहीं मिल पाती, वो अपना रास्ता भटक रहे हैं। सरकार को ये नकल विरोधी एक बहुत बड़ा कानून लाके और पुलिस प्रशासन द्वारा एक ठोस योजना बना के इस चीज को, समस्या को मिटाना चाहिए। दूसरा, युवाओं का भटकने का एक मुझे बोलना नहीं चाहिए, यहां के हमारे स्थानीय जनप्रतिनिधि भी जिम्मेदार है। जो युवा 15-16 साल का है, 17 साल का है, 18 साल का है, उनको बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम बना के आप ये करो, ये करो, ये करो, ये संस्था चलाओ, वो संस्था चलाओ, उनमें लगा देते हैं और वो रास्ता भटक जाते हैं। यदि लाइफ में घर का, किसी भी घर के मां बाप का सपना हो, भविष्य है, तो वो युवा है। और युवा के लिए 15 से 25 साल की जिंदगी
जिंदगी का गोल्डन पीरियड होता है, स्वर्णिम काल होता है। यदि वो 15 से 25 साल तक मेहनत नहीं की तो जिंदगी भर एक मजदूर बन के रह जाएगा। अतः मेरा आप सब युवाओं से निवेदन है कि आप इस उम्र में अपना कैरियर लक्ष्य बनाने की तरफ ध्यान देना चाहिए। आपको अपनी उम्र का अंदाज नहीं है। धीरूभाई अंबानी जब 80 साल का था, यदि उसको कोई ये बोल देता धीरूभाई अंबानी साहब आपको मैं 20 साल का जवान बना दूंगा, तो वो अपने अरबों की संपत्ति उसके नाम कर सकता था। आपकी बहुत अमूल्य ये जीवन का ये पार्ट है। यदि उस उम्र को आपने नहीं संवारी तो आपके मां बाप का भविष्य, आपका परिवार का भविष्य, सबका संकट में आ जाएगा। हमारी शिक्षा नीति में भी बहुत बड़ा बदलाव की जरूरत है। हम ही बीए एमए करके बच्चे भटकते रहते हैं। आज यदि हम बच्चे को 10वीं या 12वीं क्लास करते ही उसको प्रशिक्षण दिया जाए और एक ऐसा कौशल विकसित किया जाए कि वो जिंदगी भर अपना अच्छा जीवन व्यापन कर सके। हम युवाओं के मार्गदर्शन के लिए सभी कोचिंग स्कूल जुड़ने की कोशिश करेंगे और 10वीं के बाद बच्चे का हर बच्चे की काउंसलिंग होनी चाहिए। हर कोचिंग के 2 ही काम होते हैं। जो ज्यादा सिलेक्शन कोचिंग देती है उसमें मैं तो सबसे बड़े पढ़ाने वाले टीचर तो सब होते हैं, परंतु 2, 4, 5 टीचर उनमें ऐसे होते हैं प्रोफेसर जो उनको अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए अंदर से इच्छा जागृत करवाता है और जब वो अपने लक्ष्य प्राप्ति का लक्ष्य जग गया तो उसको पाके ही रह जाता है। हमारे इस क्षेत्र के युवाओं के लिए मेरा एक विशेष अभी बदलाव लाना पड़ेगा अपन को। हर युवा या तो सरकारी नौकरी में जाना चाहता है या प्राइवेट नौकरी करना चाहता है। वो अपना जीवन ज्यादा सिक्योर रखना चाहता है, परंतु ये सोच कुछ युवाओं को बदलनी पड़ेगी। हमें नौकरी लेनी नहीं है, नौकरी देने वाला भी बनना पड़ेगा। यदि आप अपना खुद को उद्योग, खुद का व्यापार, खुद की संस्था खोल के आप भी इस क्षेत्र को सैकड़ा युवाओं को रोजगार देके इस देश के लिए सबसे बड़ा पुण्य कार्य कर सकते हो। तो आज के युवा में हमें व्यापार के लिए भी ये चीज, उद्योग के लिए ये भावना भी हमें जगानी पड़ेगी। आज इंटरनेशनल लेवल पे आप कोई भी प्रोडक्शन करो, पूरे भारत विश्व में बेच सकते हो, पूरे विश्व से खरीद सकते हो। एक विशेष युवाओं से मेरी प्रार्थना है, मोबाइल इंटरनेट का समय बर्बादी के काम में नहीं लेके उसका सकारात्मक उपयोग लेना चाहिए। एक इस देश में मेहनत कश लोगों का ये भ्रष्टाचार, ये रिश्वत, चाहे युवा हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, एक मेहनत कश आदमी का हक खा के गलत आदमी को मिल जाता है। इसलिए यदि किसी देश को, किसी प्रदेश को, किसी जगह को आगे बढ़ाना है तो भ्रष्टाचार की जड़ से खत्म करना पड़ेगा। हमारे चोमू नगर को नगर परिषद बनाने की चर्चा चल रही है और बनना भी चाहिए, परंतु पहले यथार्थ में जो नगर पालिका से बाहर के क्षेत्र में कॉलोनियां बस चुकी या आगे बसने की संभावना है और जो आसपास की ग्राम पंचायतों के जनप्रतिनिधि और जो जनता है उसकी राय से उस एरिया को जोड़ना चाहिए। उनका सब गांव में जाके, पंचायत स्तर पे जाके ये एक सर्वे कराना चाहिए और नगर परिषद का निर्माण करना चाहिए। हम आगामी
दिनों में स्वाभिमान संस्था के तहत प्रत्येक ग्राम स्तर पे जाएंगे, चिकित्सा कैंप भी लगाएंगे, प्रतिभावान बच्चों का सम्मान करेंगे और गांव स्तर पे जो अच्छा कार्य कर रहे सरकारी कर्मचारी और समाज के जो सम्मान सेवी है उनका भी सम्मान करेंगे। ग्राम पंचायतों की समस्या के लेके हम रात्रि चौपाल कार्यक्रम भी रखेंगे और ऐसे ही हम चौमू के 5 वार्ड बना के सम्मान समारोह चौपाल कार्यक्रम जो गांव में करेंगे वो चौमू की 5 वार्ड को एक यूनिट बना के चर्चा करेंगे। यहाँ के महिला वर्ग से, बेटियों से चर्चा करके हम उनके लिए भी एक ठोस रूपरेखा स्वाभिमान संस्था के तहत बनाएंगे। आने वाले दिनों में हम एक स्वाभिमान क्रिकेट कप की अभी स्वाभिमान क्रिकेट कप की एक आयोजन समिति तैयार करेंगे और वो चौमू क्षेत्र के सभी ग्राम पंचायतों में कालाडेरा, गोविंदगढ़ मंडल, बांसा मंडल, सोमू शहर मंडल, उनके अलग अलग टीमें बना के एक बहुत बड़ा स्वाभिमान क्रिकेट कप आयोजन किया जाएगा। महिला और बेटियों के लिए यहाँ के जो सभी शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में या जो बेटियां कॉलेज में पढ़ रही हैं उनकी एक टीम बना के ठोस योजना बनाई जाएगी। हम यहाँ शुरू से ही सभी महापुरुषों का जयंतियां और वो मनाते आ रहे हैं। 23 मार्च को हम पिछले 22-23 साल से शहीद दिवस के रूप में मना रहे हैं। मेरा सबसे आपसे आह्वान है कि आज जैसे यहाँ उमड़े शहीद आजम भगत सिंह के शहीद दिवस में भी पधारे, उस पे भी हम बड़ा कार्यक्रम आयोजन करेंगे और 14 अप्रैल बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पे भी कालाडेरा में जो अभी आदम कद की प्रतिमा लगी है वहां पे एक बड़ा कार्यक्रम करने का विचार है। आज इस कार्यक्रम का नाम कार्यकर्ताओं ने सेवा संकल्प समारोह दिया। आज संघर्ष के 25 साल, अब आपका आशीर्वाद, इस नारे के साथ हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले मैं मेरे बचपन में हमारे राधा स्वामी बाग में एक परम संत सुंदरदास बाबा जी के द्वारा बनाए हुए विद्यालय में शिक्षा ली। उसके बाद मैं विद्या भारती स्कूल आदर्श विद्या मंदिर की आदर्श नगर जयपुर में शिक्षा ली। मैंने ओटीसी फर्स्ट भी कर रखी है। संघ के सभी कार्यक्रमों में भाग लेता हूं। विश्व हिंदू परिषद का मैं जिलाध्यक्ष भी रहा। स्वाभिमान ग्रामीण विकास संस्था के तहत अब तक हम हजारों कार्यक्रम कर चुके हैं। राजनीतिक क्षेत्र में मैं छात्र जीवन में जयपुर और चौमू आके भारतीय जनता पार्टी का बड़े जोश के साथ नारे लगा के हम कार्य कर रहे हैं। मेरे को एक बार बोर्ड का चेयरमैन रहने का मौका मिला, बीडी वेलफेयर एडवाइजरी कमेटी की 2 बार प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रहा, किसान मोर्चा का प्रदेश महामंत्री रहा। भारतीय जनता पार्टी यदि सबसे सशक्त बनी, वसुंधरा जी जब राजस्थान में आई तो पूरा किसान वर्ग वसुंधरा से जुड़ के पहली बार भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट सरकार आई और उसके लिए जयपुर जिले के अंदर गांव-गांव, ढाणी-ढाणी जाके मैंने 25,000 प्राथमिक सदस्य भी बनाए। तब से लेके अब तक 2003 में जब टिकट मांगा, संसदीय बोर्ड में क्लियर हो गया। डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा ने मुझे बधाई दी, अगर आपका संसदीय बोर्ड में टिकट क्लियर हो गया। पर दूसरे दिन हमारे आमेर में एक बाहरी प्रत्याशी आने के कारण, सजातीय बंधु होने के कारण मेरा टिकट काट दिया गया। 2008 में मैंने फिर हिम्मत की, जनता ने मेरे को फिर हिम्मत दिलाई और जोर शोर से टिकट मांगी, पर परिणाम वही हुआ। उसके बाद में थोड़ा परिवार में, चिकित्सा क्षेत्र में, राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में थोड़ा जुड़ के
आज चिकित्सा क्षेत्र में भी शायद मेरे से जो बन पाया वो मैं पूरे जी जान से मेरे परिवार के लिए अब तक किया है। मैं आपके जो आप सब सामने बैठे हो, खड़े हो, आपके इस 25 साल के धैर्य की मेरे दिल के गहराई से सलाम करता हूं, प्रणाम करता हूं, सैल्यूट करता हूं। अब 25 साल तक आपने धैर्य रखा और कोई भी नेता है अपन बोलते रहे, उसको जिताते गए। विशेष रूप से अभी जो एक युवा वर्ग और महिला वर्ग ने और लाडले बेटे और बेटियों ने जो आज यहां आके मुझे शक्ति प्रदान की, उनको सबको मैं प्रणाम करता हूं। और मैं मंच के माध्यम से, आपके सबके माध्यम से यह आह्वान करना चाहता हूं कि हम सब मिलके इस बार आर पार लड़ाई लड़ने का समय आ चुका है। हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के साथ साथ पूरे पार्टी में दिल्ली और जयपुर के सभी मेरे बड़े सम्माननीय नेताओं से टिकट की गुजारिश करूंगा और आपके सबके समर्थन से भी मैं टिकट के लिए पक्की दावेदारी कोशिश करूंगा जहां तक बन पाया। इस बार आपके आशीर्वाद से, इस शिव भोले भगवान के आशीर्वाद से चोमू का टिकट हमारा होगा। आज आपने जिस तरीके से पधारे उनका मैं बहुत सारे जनप्रतिनिधिगण, सरपंच, जिला परिषद सदस्य, सभी समाजों के अध्यक्ष, माताएं, बहनें, जिस तरीके से एक माला पहनाने के लिए जिस तरीके से वो एक पलक फावड़े बिछा रखा है, मैं उनका ये ऋण शायद समझ में नहीं आ पाया, कैसे उतार पाऊंगा। जिस तरीके से जनसमूह, तो सबको मैं मेरे दिल आत्मा से, मेरे अंदर से आप जो भी पधारे हो उनका मैं जिंदगी भर ऋणी रहूंगा। और आज ये आह्वान करना चाहता हूं, परिवार के लिए मैंने जितना कार्य करना था जो कर दिया, अब मैं पूरे जीवन भर जब तक सक्रिय रहूंगा 24 घंटे आपकी सेवा में खड़ा रहूंगा, बड़े बुजुर्गों के चरणों में खड़ा रहूंगा और माताएं बहनों का आशीर्वाद और बेटे बेटियों के आशीर्वाद से आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। एक मन के भाव होते हैं, ये तन समर्पित, ये मन समर्पित, ये धन समर्पित। जीत आता है देश की धरती को लिए, जी चाहता है तुझे कुछ और भी अर्पण करूं, तुझे कुछ और भी अर्पण करूं, तुझे कुछ और भी अर्पण करूं। हम सब यदि साथ हैं और मैं तो एक चीज बोलूंगा, था का सबका आशीर्वाद सु पाड़ो मांड दे कहीं, हाथ खड़े करके आवाज दो। सबका आशीर्वाद सु पाड़ो मांड दे कहीं, फिर वापिस कौन जाऊंगा मैं बना लड़ा। भारत माता की। मैं आज आप सबके सामने प्रण करता हूं, जब तक लक्ष्य प्राप्त हम नहीं कर लेंगे, और ये संतों का आशीर्वाद भी एक कदम आगे बढ़ने की ओर, कर्तव्य पथ की ओर, जन सेवा का हमारा लक्ष्य प्राप्त नहीं कर लेंगे, जब तक न रुकेंगे न झुकेंगे, चाहे रास्ते में कितने भी कठिनाई आई
उसको उठा के एक तरफ रख देंगे। मैं जोरदार आज ताली से आपके पुनः स्वागत। सभी के चरणों में वंदन प्रणाम, राम राम सा, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और मीडिया जो आज हमारे पिछले दिनों से, क्यों आज के टाइम में शायद सब कुछ अपन कार्य करें और यदि मीडिया वाले उसको नहीं दिखाएं तो सब कुछ जीरो हो जाता है। तो मैं यहाँ के जो मीडिया के लोग बाग पधारे हैं उनको भी विशेष धन्यवाद देना चाहता हूं। और विशेष रूप से हमारे जो संत महात्मा जो एक छोटे से बुलावे पे आज सुबह से आके हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, उनको मैं सत सत प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। और हमारे जाट समाज के राजा राम जी मील साहब भी पधारे हैं, पूर्व जिला प्रमुख अजय लाल जी पधारे हैं और बहुत सारे अतिथि आपके बीच में शाम तक आएंगे। उनको भी मैं स्वागत और सम्मान करना चाहता हूं। एक बार सबको पुनः धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो। भारत माता की वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब। जिंदाबाद।